तो उत्तर प्रदेश आयोग की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों और सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो एग्जामिनेशंस थी एपीओ की, जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूट की गई थी, बहुत ही ज़्यादा उसका जीएस का जो पोर्शन था बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया था, पहले मैं आपको बता दूं। और सिर्फ जीएस के पोर्शन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या सीखने को है, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इस पेपर का, जो कि आपके सामने है। जनरल नॉलेज एंड लॉ दोनों क्वेश्चन इसमें देखे जाते हैं। 1/3 इसमें क्या होता है आपका माइनस मार्किंग होता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमारे जीएस जीके के होते हैं। तो चलिए जीके के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे देखेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित की हुई थी, बिल्कुल सही है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वाज हिज ओन क्रिएशन, बिल्कुल सही है। और रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी, बिल्कुल सही है दोनों। ये जो आपका है ए है, यानी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने लगाया हो तुरंत लगा लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। पहले आपको बता दूं ये सीरीज कौन सा है, ये सीरीज आपको दिखाई देगा ए, तो सीरीज ए वाले लोग मेंशन करेंगे। और सारी सीरीज में इसके ऑप्शंस को थोड़ा आगे पीछे कर दिया होगा, उसको आप लोग थोड़ा क्रिएट करके देख लेंगे। नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, जिसको कि आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस भी किया होगा, पैडोलॉजी के अध्ययन की बात पूछ लिया है। पैडोलॉजी किस चीज का अध्ययन है, और यहाँ आप सभी को पता है मिट्टी के अध्ययन को, यानी सॉइल्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग पैडोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। जियोग्राफी की क्लास में और करंट अफेयर्स की क्लास में अक्सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इससे किसकी किसकी सीमा सीधा होती है, किसकी किसकी नहीं होती है। यहीं पे एक ट्रिक आपको मिलती है, इसको याद कर सकते हैं, जिसमें से अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ रशिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, कजाकिस्तान, इनकी सीमा मिलती है किससे, जिसको कि हम लोग जानते हैं कैस्पियन सागर से। और इसमें आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, कजाकिस्तान मिलेगा, अजरबैजान मिलेगा, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं मिलेगा। इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जिसकी सीमा नहीं मिलती है कैस्पियन सागर से। तो इसका आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और आप सभी को पता है सबसे बड़ी झील ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको विक्टोरिया लेक यानी विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। जो हमारी सबसे लंबी नदी है उसका भी कनेक्शन इससे ही होता है। इसके अलावा याद रखते रहेंगे आप लोग, विक्टोरिया झील के अलावा कौन सी हमारी, जब भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कि कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारी भूमध्य रेखा है कहाँ से गुजरती है, कौन सा एक कॉन्टिनेंट है, ये भी हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से, जो हम लोगों ने डील किया था, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम क्या है, सरमत। और इस सरमत का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया, और इसका आंसर नॉर्मली था जो रशिया है, इसने सरमत का भी हाल ही में एक सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें डील करके बताई हुई थी, सरमत हुआ, जरकॉन मिसाइल हुआ, फिर उसके बाद से बहुत सारे जो इन्होंने नई अभी हाल ही में टेस्टिंग की थी, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डील किया था। ओके, क्वेश्चन 6 आपसे नॉर्मली पूछा जाता है क्या, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल जो चीज किए गए हैं इस तरीके से थोड़ा क्लिक कर गया था, इस वजह से ऐसा मिला है, ठीक है। जो भी लोगों ने सेंड किया वो सारी चीजें आपके सामने है। तो क्वेश्चन इसमें मिलाने के लिए दे रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल अपचयन, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजों की बात कर रहा है, सुमेलित करने की बात कर रहा है। जब भी हम लोग ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा उष्मागतिकी का प्रथम नियम। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, डी आपका करेक्ट है। किसी और की तरफ देखने की कोशिश अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी सारे आंसर्स आपके गलत हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ देखें तो क्वेश्चन आपसे पूछे, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर आपने लेखपाल के लिए जो बैच हम लोगों ने चलाई थी उसकी क्लासेस को रेगुलरली देखा हो तो उसमें बताया था सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या की थी, और ये जो है अपना अंतिम जो है एक तरीके से मौर्य नरेश हुआ करता था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी, ठीक है। और दूसरा बताया जा रहा है यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा गलत है, केवल एक अगर आपको दिखाए थे, यानी सी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर। ये हम लोगों ने डील किया था, इसको आप याद रखते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान रखते रहेंगे। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ा होगा यानी उद्देशिका पढ़ी होगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें क्वेश्चन बताता है क्या, संविधान स्वीकृति की तिथि कौन सी दी गई है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल में जिसको मेंशन किया गया है। ध्यान रखेंगे, पूरा प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें एक डेट लिखी होती है, हम भारत के लोग करके आपको 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आगे लिखी होती हैं। तो खैर ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पढ़ लेंगे, 26 नवंबर ऑफ 1949 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम देखें, पॉलिटी में इसको भी हम लोगों ने डील किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव किसने रखा था। असहयोग आंदोलन में जिसने प्रस्ताव रखा था उनका नाम था चित्तरंजन दास। ध्यान रखते रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये लोग उस समय एक्टिव की, मतलब एक्टिव तो थे, लेकिन नॉर्मली बात की जाए कि ये जो कांग्रेस की तरफ से और CR दास का नाम आता है, तो आप लोग असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव रखने के टाइम में इनको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ 1920 से रिलेटेड हो गया। 10वां क्वेश्चन, किसने एहोल अभिलेख की रचना की। एक वर्ड में आंसर है ल्यूसेंट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तुरंत बता देंगे, रवि कीर्ति इज द करेक्ट आंसर। एहोल अभिलेख की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, ल्यूसेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए गए, तो मैं यही कहना चाहूंगा, एपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप ल्यूसेंट वगैरह भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्टली, और प्रीवियस ईयर के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को भी यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें से एक क्वेश्चन दिया गया है, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी की बात की जा रही है, इससे संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। नॉर्मली ये बोला जा रहा है कि जो वंशागति होती है या जो जेनेटिक्स होती है इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इस तरीके से बोला जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। और इसकी कारण की बात की जाए तो कारण बताया जा रहा है, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया है। कौन सी? स्थानांतरण की प्रक्रिया की बात की जा रही है। ये स्थानांतरण किया जा रहा है कैरेक्टर्स का स्थानांतरण। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा, ये जो आपका ए और बी स्टेटमेंट है, एक इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है, दूसरा इसमें रीजन पूछा जाता है, तो सत्य है और इसका सही स्टेटमेंट पूरी तरीके से एब्रिविएशन भी करता है या नहीं। तो नॉर्मली मैं बता दूं, कथन तो बिल्कुल सही है, और दूसरी की बात की जाए कारण भी सही है। और अगर कारण को हम लोग ध्यान से देखें तो कारण इसका बहुत ही सही तरीके से व्याख्या भी करता है। इट मींस आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही तरीके से व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। अगर आपको कुछ भी देखने में प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को देख लेंगे। हालांकि इंग्लिश जहाँ पे जरूरत होगा उसको हम लोग ऐसे भी डील करेंगे। क्वेश्चन 12 आपके सामने है, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 1989 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था, उनको प्रदान किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर 1989 में। ये आपकी यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चंस आपको ये मिल रहा था इनके डायरेक्टली आप लोग लता मंगेशकर के संदर्भ में। और उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। भाई प्रणब मुखर्जी से इन्होंने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया था, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। उस समय प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, ध्यान रखेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट आपका केवल एक सही हो जाएगा। इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सा आपका केवल एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1989 में इन्होंने क्या है प्राप्त किया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लेकिन भारत रत्न जो प्राप्त किया था उसमें प्रणब मुखर्जी से नहीं प्राप्त किया था, ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट किलिमंजारो के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हाँ भाई, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बात सही बता रहे हो तुम। ठीक है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, ऐसा बोला। भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। सबसे पहले आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तंजानिया। ठीक है, यहाँ पे क्या तंजानिया आपको मिल जाएगा। तंजानिया से जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाता है हमारा कौन सा भूमध्य रेखा, और तंजानिया में ही है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जिसको कि किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो के नाम से हम जानते हैं। तो अफ्रीका की ये जो चोटी है भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के पास है। सबसे पहली बात, अगर आपने ग्राफ को बहुत अच्छे से देखा होगा, अपने मैप को बहुत अच्छे से देखा होगा, इसको इजीली आप कर ले जाएंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है, तो अगर आपको सही करना है तुरंत आपने जिसमें से सी लगाया होगा, यानी केवल एक, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समुद्री ज्वार का कारण क्या है? अभी अभी हम लोग इसको डील कर रहे थे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसमें भी आपको मैंने पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन पढ़ा दिया था जो जीके जीएस वाली सीरीज चली है उसमें। गुरुत्वाकर्षणी पारस्परिक क्रिया होती है कारण समुद्री ज्वार का। ये जो ज्वार भाटा आता है ना, उसके रीजन की बात कर रहे हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे ओशियन टाइड्स की क्वेश्चन की बात की जा रही है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होते हैं ये इसका रीजन हो जाता है समुद्री ज्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? देखिए यहीं पे एक नाम आपको मिलेगा, केसी नियोगी का। 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। 15वां वित्त आयोग कब बन रहा है? 2017 में लगभग बन रहा है। तो खैर इस तरीके से आप देखेंगे तो केसी नियोगी तो खैर इस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और भारत के अगर फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन की बात की जाए, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ये थे हमारे केसी नियोगी साहब। तो ये नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा इतना पुराना आदमी इस समय कैसे आ सकता है। तो खैर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ऐसे ऐसे मतलब एकदम करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। केसी नियोगी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता है? हम लोगों ने कवर किया था इसको करंट अफेयर्स में, याद कीजिए। हरियाणा जीता था किसको हरा करके? तमिलनाडु को हरा करके, याद होगा। हरियाणा जीता था किसको हरा करके? तमिलनाडु को हरा करके। और आगे जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें आपसे पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता? ये जीता था हरियाणा ने। किसको हराया था? ये सारी चीजें छोड़िए। खैर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था हमारे हरियाणा के पंचकुला में। तो ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आप लोग रेडी रहिए और डेली करंट वाली क्लास जरूर देखते रहिए। मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए जीके जीएस और सारी चीजों का निचोड़ उसी में मिलेगा आपको, और सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आप ध्यान रखेंगे, आंसर कर देंगे। जो हमारा दिसंबर में है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान रखते रहेंगे, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और इसमें ही क्वेश्चन पूछ दिया, क्या 2 अक्टूबर लिखा हुआ है? गांधी जयंती के दिन इसका कुछ नहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे। 12 अक्टूबर वो डेट था जिस दिन इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ओके, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है, यह एक सांविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूट है, तो बिल्कुल सही है, एक स्टैट्यूट है, ध्यान रखते रहेंगे। इसके लिए आपका बना हुआ है नॉर्मली, जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स एक्ट की, तो इसको बनाया गया। तो खैर पहला तो आपका गलत हो गया, सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मींस आपको जब देखना होगा आंसर का तो केवल 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत की थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया? ध्यान रखते रहेंगे, थल सेना का अध्यक्ष मई 2022 में जनरल मनोज पांडे को बनाया गया, ये ध्यान में रखते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ये कौन थे? ये थे जनरल विपिन रावत। आप सभी को पता है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसके बाद जो दूसरे चीफ जस्टिस सीडीएस बने यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको बनाया गया था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को, एमएम नरवणे के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, सीए, इनके बारे में मैं बस बता रहा हूं, आंसर इसका बी ही होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं जब जनरल विवेक राम चौधरी, तो वीआर चौधरी आपको पता है, विवेक राम चौधरी ये एयरफोर्स के चीफ हैं। और जब हम लोग नेवी चीफ की बात करेंगे तो आर हरि कुमार आपको नाम याद होगा। आर हरि कुमार इज द नेवी चीफ ऑफ प्रेजेंट टाइम, ये ध्यान में रखते रहेंगे, नेवल चीफ है प्रेजेंट टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 19 नंबर। क्या बोला गया है? पंजाब का रोहतास दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? देखिए, रोहतास दुर्ग बनाया गया था, ये भी आपको नॉर्मली स्टेटमेंट फैक्ट वाइज मिल जाएंगे, एकदम डायरेक्टली मिलेंगे। शेर शाह सूरी ने क्या क्या निर्माण कराया था, उसमें रोहतास दुर्ग आपको मिल जाएगा। नॉर्मल जीएस जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो कई बार रिपीटेड थे। 20 क्वेश्चन तक आ गया, अभी कोई भी हमको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज, हिमालयन, रॉकी या फिर ऑल्पस। और आंसर आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत। ध्यान रखते रहेंगे, जब आप देखेंगे हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को किस तरीके से, जब हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको चिली दिखाई देता है और इसी साइड में आपको पूरा दिखाई देता है कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और जब आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको इधर दिखाई देता है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत सबसे लंबी नहीं है, एंडीज पर्वत सबसे लंबी है। हालांकि
अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया रहता, मध्य अटलांटिक कटक भी अगर दे दिया रहता, मध्य अटलांटिक कटक कहाँ पे है, इसी के साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में आपको मध्य अटलांटिक रिज दिखाई देता है जो कि कटक के रूप में दिखाई देता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एक्चुअल में बोला जाए तो समुद्र के नीचे यही है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया गया है और अक्सर यही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड मोड में यूपी पीसीएस भी पूछता रहा है, यूपीएससी भी पूछता रहा है, तो एंडीज पर्वत को ही ऑप्शन में रखा गया और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत की पोजीशन आप जानते ही हैं, आल्पस पर्वत आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। बात तो सही है भाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, इन्होंने गठन किया, किसने गठन किया ऐसे करके आपसे पूछा गया था, स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया है। बता रहे हैं 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया गया और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और दो। बी आर अम्बेडकर ने दोनों काम किया था। इट मींस ए इज द करेक्ट आंसर, आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर सिनॉप्सिस बनाया होगा ना तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाने वाला था। सिनॉप्सिस का मतलब लॉन्ग नोट्स को पढ़ के शॉर्ट नोट्स को पढ़ के अपने ट्रिक्स। ओके, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, इस बार का ही पूछा गया क्वेश्चन आपके। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है हमारा जो समुद्री घास है, एक लाइन में, और कुछ बोलना ही नहीं है। कई बार ये तो आपके लोअर पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखते रहेंगे। समुद्री घास आयोडीन का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर आपका प्रयागराज की बात किया गया, ठीक है। श्रृंगीरामपुर देखिए, श्रृंगीरामपुर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, बाबा धाम वाली यात्रा बहुत ज्यादा चलती जा रही है और आप सभी को पता होगा यात्रा के दौरान फर्रुखाबाद में जो श्रृंगीरामपुर पड़ता है, तो ये श्रावस्ती में नहीं है। पहले ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो खैर जिन लोगों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखते रहेंगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दाऊजी मथुरा में ही है, ये तो आप सभी को पता है। लोधेश्वर बाराबंकी में है, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखते रहेगा। हरित क्रांति के जो जनक हैं ये थे नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन हरित क्रांति वर्ड सबसे पहले जिसने लाया था उनका नाम था विलियम गॉड, याद रखते रहेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन फिर कौन थे, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन। इस तरीके से रिलेट करके याद रखेंगे, बड़ी आसानी से याद रहेगा। विलियम गॉड, इसमें जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तुरंत रिलेट करेंगे। नॉर्मन ई बोरलॉग, इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। विलियम गॉड जो है बच जा रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले नाम लेकर के आया था किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, 1965 में एग्जीक्यूट किया गया था। वो सारी चीजें खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला देखते हैं, ए में बोला गया है 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं जिसको कंफ्यूजन हो, इंग्लिश में देखेंगे सेक्रेटरीट ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस। देखिए प्रेसिडेंट हाउस में पार्लियामेंट्री हाउसेस की बात यहाँ पे की गई है आर्टिकल 98 में। तो पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय भवनों की बात की गई है, यहाँ पे उसके सचिवालय की बात की गई है, राष्ट्रपति भवन की नहीं। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि पूरी तरीके से सही सुमेलित नहीं है। इसको याद रखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता समिति का जब पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे, कहीं भी राजा राम मोहन राय, बाबा गुरुदत्त सिंह, सुभाष चंद्र बोस नहीं आएंगे, लेकिन लाला हरदयाल का नाम आपको पूरी तरीके से सामने देखने को मिलता है। बर्लिन जो कि जर्मनी में था उस समय, जो कि बहुत विरोध चल रहा था, भारत के बाहर से जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, उस समय में लाला हरदयाल ने क्या किया था, भारतीय, ये जो समिति जिसका नाम दिया हुआ है आपको ध्यान में होगा, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना इसमें की गई थी, जिसको कि आप रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सारी चीजें सिंपल थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसमें आंसर करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेते हैं और सूची 1 सूची 2 किस तरीके से रिलेट होती हैं इनको हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहली सूची जो आपके सामने दिया गया है, ठीक है,
पहली सूची दी गई है, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि आपको 316 में मिल जाएगी नॉर्मली, सीधे सीधे में, ठीक है। लोक सेवा आयोग के कृत्य आपको 320 में मिल जाएंगे। लोक सेवा आयोग के व्यय की बात की जाए तो ये आपको मिलेंगे 322 में। और जब भी हम बात करेंगे इसकी कौन सी, आपके सामने आ गया लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की, तो ये आपको 323 में मिलेगा। कौन कौन सा हो गया आपका, ये नॉर्मली 3 1 2 3 1 हो जाएगा आपका, और ये आपको 2 मिल जाएगा, और ये 4 मिल जाएगा, 3 1 2 4। तो ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे 3 1 2 4 जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपके सिंपल ही उठाए गए हैं। 1887 यानी 1887 की क्वेश्चन एक पूछा गया। एक वायसराय थे जिनके शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की गई थी 1887 में, ध्यान रखते रहेंगे। जब हम लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस आपसे कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग कौन थे। तो जब पहला वायसराय हमारे बनाए गए थे 1858 में, 1858 में भारत के पहले वायसराय क्यों किया गया था, 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1858 में एक चार्टर पढ़ा जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर, देखिए लॉर्ड डफरिन आप छोड़ दीजिए, और सारे ऑप्शंस को मैं बता रहा हूं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात की जाए, पहले वायसराय बनते हैं 1858 में। 1 नवंबर 1858 को ये जो आप प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज का मिंटो पार्क देखते हैं, जिसको कि पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से जाना जाता है, यहीं पे रानी के चार्टर को, महारानी के चार्टर को पढ़ा और ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं, भारत जो है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलेगा। ये सारी कुछ नॉलेज जो आप लोग इलाहाबाद में अगर रहते होंगे तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल है याद रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद से लॉर्ड मिंटो आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, तो 1910 में उन्होंने इसका नाम मिंटो पार्क कर दिया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये सारी चीजें भी आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। कुछ और नामों की बात खैर हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2022 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 महीने तक भाग लेने से ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था। आर्टिकल्स इस पे बहुत सारे पब्लिश हुए थे। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डील किया था। रशिया की बात करके हम लोग कई बार इनको याद करते हैं और नाम आप याद रखते रहेंगे। एवगेनी रावलोव जो हैं इनको बैन कर दिया गया था फीना के द्वारा, और यहीं पे आप याद रखते रहेंगे भी बहुत सारी कमिटीज इंटरनेशनल लेवल पे जो जैसे कि आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, रशिया बेलारूस को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा विंबलडन ओपन, इसके द्वारा भी रशिया बेलारूस को ब्लॉक किया गया। तो खैर बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगा करके इनको निलंबित कर दिया गया है। खैर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो करंट में ध्यान रखते रहेंगे, फीफा ने अगस्त 2022 में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को क्या किया है, बैन कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें जिनको बैन किया गया है वो सारे नाम याद रख सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 के बारे में क्वेश्चन बता दिया गया और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ये किस लिए जाना जाता था। हिंदुओं को विशेष सुविधा तो इसमें दी नहीं गई थी, आम जनता को कोई राहत तो मिली नहीं। दोहरी शासन प्रणाली चाहो लागू कर दी गई थी। आपकी दोहरी शासन प्रणाली ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम में लाई गई थी, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार जो 1919 में हुआ था, इस समय कहा गया था दोहरी शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य अलग अलग चलेंगे, याद रखते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1885 का अगर आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद होगा तो उसमें भी दोहरी शासन प्रणाली की बात की गई थी, लेकिन उसमें कंपनी के दोनों जो कार्यों को, यानी कि जो एक इनका राजनीतिक कार्य था और जो दूसरे इनके कार्य थे, कौन से इनके जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे, उसको अलग अलग किया गया था। यहां पे केंद्र और राज्य को जो अलग अलग किया गया था, दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फथोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए होता है। फथोमीटर की प्रयोग के बारे में बात की जा रही है। तो जब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सागर की गहराई किससे नापते हैं, यह हम फथोमीटर से नापते हैं, ध्यान रखते रहेंगे। वर्षा की गहराई हम किससे नापते हैं, तो रेन गॉग एक नाम आपने सुना होगा, इससे हम लोग नापते हैं वर्षा की गहराई। भूकंप किससे नापते हैं, तो अभी आपकी मैंने क्लास ली थी जिसमें सिस्मोग्राफ का नाम याद होगा, रिक्टर स्केल पे नापते हैं भूकंप को। ध्वनि तीव्रता किस पे नापते हैं, तो ऑडियोमीटर आपको याद होगा, ऑडियोमीटर से हम क्या नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। तो उसको भी आप रिलेट करके याद रखेंगे। क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं। बड़ा बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शंस को हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जिन लोगों ने पेपर पूरा पढ़ा होगा उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन पहला क्या है,
निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 6 सीट जीती है, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीट जीती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीट जीती है और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीट जीती है। देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ठीक है, छोटी पार्टियां कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप सीट्स की बात करते हैं तो इसमें ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6 सीट जीती हुई है, इसमें लिखा हुआ 5 सीट जीती है जो कि गलत है। ठीक है, यानी आपका सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी, जब पूरे रिजल्ट आते हैं तो न्यूज़पेपर को जो पूरा पढ़ता है उसके दिमाग में ये सारी चीजें हायरार्की बनी रहती हैं, जिसको आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने आपके एपीओ एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले एक क्लास चलाई थी जिसमें जलधाराओं को हमने डील किया था। ये क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है प्रशांत महासागर की धारा कौन सी नहीं है? पेरू की धारा बिल्कुल पैसिफिक ओशन की धारा है, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा बिल्कुल पैसिफिक ओशन की धारा है, उत्तरी भूमध्य सागरीय धारा बिल्कुल पैसिफिक ओशन की धारा है, लेकिन बेंगुएला की धारा आपको दिखाई देती है कुछ इस तरफ। ये आपको दिखाई देगा हमारा कौन सा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये जो अटलांटिक ओशन है इसमें साउथ अटलांटिक ओशन के पास आपको दिखाई देता है बेंगुएला की धारा, और इसी बेंगुएला धारा की जो बोली जाए तो ये आपका प्रशांत महासागर से रिलेटेड नहीं है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। तो खैर आप ध्यान रखेंगे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डील किया अभी, उस क्वेश्चंस को आप लोग देखें तो करंट से और हमारे जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं सफल देखा जा रहा है। तारीखे रशीदी के लेखक कौन है? नॉर्मली तो मिर्जा हैदर तुगलक ये जो है प्रेजेंट टाइम में ये तारीखे रशीदी के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आप याद रखते रहेंगे। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ दिए जाते हैं, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन 35 पॉलिटी से संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 112। ये क्वेश्चन आप याद रखते रहें। वित्त विधेयक तो पूछा नहीं है, फाइनेंस कमीशन नहीं पूछा गया, आपका फाइनेंस बिल नहीं पूछा गया है, मनी बिल पूछा गया है। आर्टिकल 110 में आपका बताया गया है, ध्यान रखते रहेंगे। क से लेकर के 6 तक हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपका आर्टिकल 110 से लेकर आर्टिकल 110 में ए से लेकर के जी तक जो है ये सारी चीजें बताई गई हैं जिसमें मनी बिल की बात की जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ एक चीज और मैं बता दूं, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 36, हाँ राष्ट्रपति उसको लौटा भी नहीं सकता है, ये भी आप याद रखते रहे। मनी बिल की बात कर रहा हूं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिया जाए। चलिए सुमेलित करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पांड्य की बात की जा रही है, पांड्य किससे रिलेटेड है? मदुरै से रिलेटेड है, सॉरी हाँ मदुरै से रिलेटेड, बिल्कुल सही। यादव, देवगिरी एंड काकती की बात की जाए वारंगल, एंड पल्लव की बात की जाए तो आपका कांचीपुरम से, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि फर्स्ट जो आपका आंसर दिखाई दे रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है। 36वें का ए जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, 37 पे आते हैं। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन क्या है? संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है किसको? बीमा क्षेत्र को। कई लोग कहें आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? जब भी आप लोग बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है जो बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब आप यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची की बात करते हैं तो उसमें आपको बीमा क्षेत्र नहीं दिखाता, उसको आप लोग एक बार रिलेट करेंगे। ऐसे पूछ दे पुलिस के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, देखेंगे राज्य सूची भी इसी में, 7वीं अनुसूची में ही होगा। ऐसे रिलेट करके ध्यान। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख, 6वीं अनुसूची AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जो मैनेजमेंट करते हैं आदिवासी जनजातियों की, उसके बारे में मैनेजमेंट। 9वीं अनुसूची के बारे में जो हमारी भूमि के बारे में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची तो जोड़ी गई थी। ये कुछ चीजें आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। खैर 38वां क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? जॉर्ज विटेट था। 1 लाइनर में बताए जाते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। PYQ अगर सॉल्व किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी कीव। अब इसको तो बता के थक गया था मैं। अपने जब करंट अफेयर्स की क्लासेस जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, किस चीज के बारे में? जब हम लोगों ने बात की थी किस चीज की? रूस और यूक्रेन के वॉर के बारे में। तो हमने ध्यान दिया था क्या, नीपर नदी के किनारे क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव, और मॉस्को यानी जो रशिया की राजधानी है मॉस्को, ये मॉस्कोवा नदी के किनारे है, ये भी आपने याद रखा था। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। जैसे आपसे अगर 2 क्वेश्चन में पूछूं, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। तो आप यहां बताएंगे फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद बताएंगे कि फ्रांस की कैपिटल जो है किस नदी के किनारे है। अगर आप लोग डेली मेरी क्लासेस देखते होंगे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आप लोग आंसर कर देंगे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तुरंत इसको डील करेंगे। क्वेश्चन है 1921 में एक पत्रक, एक पॉम्फलेट प्रकाशित किया गया था।
किस नाम से? गांधी वर्सेस लेनिन। ये गांधी वर्सेस जो लेनिन लिखा गया था, गांधी वर्सेस लेनिन, लेनिन के बारे में आप जानते होंगे, लेनिन के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री में चीजें लिखी जाती हैं। तो गांधी वर्सेस लेनिन, ये जो पम्फलेट प्रकाशित किया गया था, इसको लिखा किसने था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। S.A. डांगे, एक ही बार में जाने, S.A. डांगे ने इसको प्रकाशित किया था, इसको लिखा भी था, उसके लेखक थे S.A. डांगे, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 41, कार्बन रेशे में निम्नलिखित के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कार्बन से नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, नए प्रकार के, यानी कि हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स हैं। एक कार्बन फाइबर्स हैं, न्यू टाइप के हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स, बिल्कुल सही है। हाई परफॉर्मेंस मटेरियल तो ये बोले ही जाते हैं, हिंदी में ना समझ में आए इंग्लिश में पढ़ लीजिए। कार्बन रेसे इस्पात से प्रबल और एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, बिल्कुल सही। कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, कई बार आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। स्टेटमेंट आपका 1 और 2 दोनों सही लगा हुआ है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 42 की तरफ चलें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची जैन ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। किस जैन ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। कई बार के पूछे हुए क्वेश्चंस में ध्यान रखते रहेंगे। जीएस आपका कोई भी कठिन नहीं आया। कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था कि जीएस कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका जीएस आया था। एक बार आप लोग डेली रिविजन करें, PYQs को देखें और कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपकी बुक्स जो हैं पर्टिकुलर, उन सारे बुक्स को अगर फॉलो करें बड़े आसानी से लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली ने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली, डिज़रायली लिखा हुआ है, खैर बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। कई सारे लोगों ने कई सारी संज्ञा दी थी, सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, फिर उसके बाद से कभी कभी इसको बोला जाता है क्रिश्चियंस, और एक तरीके से इधर का जो विद्रोह देखा जाता है तो धर्म का विद्रोह, क्या क्या नाम किसने दिया था, ये सारी चीजें बहुत पहले पूछी जाती थी यूपीएससी में। इन क्वेश्चंस को भी उठा के रखा गया है। क्वेश्चन 44, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये मैंने कई बार इसको सॉल्व किया था इकोनॉमिक्स की क्लास में अपनी पढ़ाई के दौरान। खैर इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास में ये क्वेश्चन अक्सर डील करने को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर पाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मैं जानता हूँ। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही। जब भी आपकी सिटीजनशिप, देखिए इसमें कॉमन सेंस लगाना है, जब भी आप देखेंगे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो उसमें जन्म दर कम होगी ही होगी, ध्यान रखेंगे। और उच्च साक्षरता दर का निम्न दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर साक्षरता दर अधिक है तो जन्म दर कम होगी, ये आप देखते रहेंगे। जहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे, जैसे केरला को देख लो, यहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स भी ज्यादा है, और यहाँ पे जो एक तरीके से जब देखते हैं ना आप लोग जेंडर गैप या फिर जो भी हम लोग लिंगानुपात देखते हैं, वो भी दोनों चीज कवर अप है। तो खैर दोनों आपका करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। एग्जाम्पल कॉमन सेंस लगा करके आप इसको कर सकते हैं, अगर किसी ने PYQ किया होगा वो भी कर लेगा, ओके। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। ऑफ कोर्स नाम याद होगा आप सभी को, पंकज आडवाणी का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। बिलियर्ड्स, एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब 8वीं बार इन्होंने नाम किया था, कई आर्टिकल पब्लिश हो गए थे इस पे। नेक्स्ट है जियोमारा कास्त्रो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था करंट अफेयर्स में। जियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? जियोमारा कास्त्रो। इससे भी बहुत सारी चीजें, लेडीज की किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये सारी चीजें बहुत सारी कंट्रीज के रिलेट करके इसमें बताया गया था। जैसे कौन कौन सी कंट्रीज में वुमेन्स, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज का भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया था, तो बहुत सारी कंट्रीज का भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो रडार है, ये किस सिस्टम पे या किस सिद्धांत पे काम करता है? डॉपलर इफेक्ट, ऑफ कोर्स सी इज द करेक्ट आंसर। साइंस, अगर आप लोगों ने इंटर में, अगर आपका साइंस रहा होगा या फिर इंटर के लेवल के जो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी, तो बिना किसी दिक्कत के आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। 3 क्वेश्चन और 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो। मुझे कोलोन याद है, राइन नदी के किनारे है, ध्यान रखते रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस के लेवल का एपीओ भी है, तो ध्यान रखेंगे। 4 जो है आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ सी में दिखाई दे रहा है, इसी को उठाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। 4 2 3 1, सी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म हो गई। किसी में से एक अगर आपको समझ में आ गया, तुरंत आप क्लियर कर लोगे कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही है, लगभग आपको दिखाई देगा, मतलब अंडर 10 ही है, लेकिन क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से भी पूछे गए हैं अच्छे खासे। PYQ कर लिया जिसने, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि दोनों चीज यहाँ पे चल रही हैं, तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। और जीएस अच्छा रोल प्ले करता है, अच्छा खासा। अगर आपने लॉ में भले ही 90 किया है, ठीक है, समझ रहा हूँ, 100 में से 90 कर लिया, ज्यादा ईजी आ गया होगा,
लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको कंपटीशन वाली जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व होती दिखेगी। आखिरी क्वेश्चन, भारत के डेडलाइन मुद्रास्फीति का आधार क्या है? ठीक है, डेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर बेस कर दिया गया है। ध्यान रखते रहेंगे, ग्रामीण से शहरी, शहरी से संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर ये कब किया गया था। खैर ये इकोनॉमी की कभी अगर क्लास जब आपकी इसी सीरीज में चलेंगी तो इसको बताएंगे कैसे कैसे इसको ड्रिफ्ट किया गया था, शिफ्ट करते करते फिर ये ला करके संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रेजेंट टाइम में डेडलाइन जो हमारे इन्फ्लेशन है प्रेजेंट टाइम में रिलेट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज थी ये सिर्फ उन 50 क्वेश्चंस के लिए थी जो जीके जीएस की थी, क्योंकि वही सीरीज हम लोग आपके लिए यहाँ पे लेके भी आए हैं। रिलेट कीजिए, अगर आपको डाउट हो तो पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से पढ़ाया हुआ है। डेली की क्लासेस को देखिए, पीवाईक्यूज को डेली हम लोग डील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो जरूर हमसे जुड़ें। परीक्षा मंथन हमेशा आपके साथ है। और तो आज के लिए क्लासेस को पूरी तरीके से आप क्लोज करते हैं और धन्यवाद, शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप में से अधिक लोग इसमें सेलेक्ट जरूर होंगे। धन्यवाद।